नमस्कार, मैं डॉक्टर समता ओरडिया, प्रोजेक्ट फेलो, डिपार्टमेंटल ब्लॉकचेन अकाउंटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट, आप सभी के साथ ये साझा करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रही हूँ कि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स ने एक टैक्स लिटरेसी मिशन कर साक्षरता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य डिपार्टमेंट द्वारा अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है। जब टैक्स की बात होती है तो आम जनता भय खाती है टैक्स प्रोसीजर से, इससे जुड़े कुछ भी नियमों से, और इसका मूल कारण है अज्ञानता। और इसी वजह से डिपार्टमेंट ने यह बीड़ा उठाया है कि वह आम जनता को इनकम टैक्स लॉ से जुड़े छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं को सहज और सरल शब्दों में समझाए, जिससे वो खुद स्वेच्छा से अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए प्रेरित हो सके और इस अज्ञानता के भय से दूर हो सके। और इसी क्रम में आज हम उपस्थित हैं इनकम टैक्स एक्ट के महत्वपूर्ण पहलू या टॉपिक रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी को डिस्कस करने के लिए। और हमारे साथ चर्चा में उपस्थित है प्रोफेसर शूरवीर सिंह भानावत सर। आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के एंड डीन है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज के। इनकम टैक्स का आपको बहुत वर्षों का अनुभव है और आपने इस विषय पर बुक भी लिखी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। थैंक यू। तो सर, जब एक किसी एसएससी की टैक्स लायबिलिटी डिसाइड होती है तो सबसे पहले उसका एक रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है कि वो कहाँ का निवासी है। तो सर, क्या रेजिडेंशियल स्टेटस का टैक्स लायबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और ये जो स्टेटस है ये कैसे इनकम टैक्स डिसाइड करता है? देखिए समता, रेजिडेंशियल स्टेटस का डिटर्मिनेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनकम टैक्स का जो कैलकुलेशन होता है वो टोटल इनकम के बेस पर होता है जी। वो इनकम आप कहाँ कमा रहे हैं वो महत्वपूर्ण होता है। इंडिया में कमा रहे हैं, विदेश में कमा रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में रेजिडेंशियल स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो किसी भी व्यक्ति का हम केवल आज इंडिविजुअल्स की बात करेंगे, तो इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन। जी। रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। रेजिडेंशियल का मतलब कहाँ रहता है वो पूरे साल। और एक बात मैं फर्स्ट में क्लियर कर दूं कि रेजिडेंशियल स्टेटस जो डिटरमाइन होता है वो पर्टिकुलर एक असेसमेंट ईयर की बात होती है। अच्छा। जैसे अभी हम 25-26 चल रहा है जी। तो 25-26 का मैं टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ। अच्छा। तो 25-26 का ही डिटरमाइन करेंगे हम। 24-25 में अलग स्थिति हो सकती है, 26-27 में अलग स्थिति हो सकती है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से आदमी 3 तरह का हो सकता है। अच्छा। लेकिन हाँ, सबसे पहले आप समझिए 2 ही तरह का समझिए। वन इज रेजिडेंट, सेकंड इज नॉन रेजिडेंट। यानी इंडिविजुअल है, रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल, सीता, गीता, कोई भी है, और यदि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस आपको डिटरमाइन करना है तो वो या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। और रेजिडेंट के अंदर फिर 2 कैटेगरी कर रखी है। अच्छा। रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड एक होता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो मोटे मोटे तौर पर आप देखें कि एक एसएससी का जब टैक्स लायबिलिटी का टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो उसका 3 रेजिडेंट स्टेटस हो गया। एक तो हो गया आपका रेजिडेंट स्टेटस, रेजिडेंट हो गया जी। उस रेजिडेंट के 2 पार्ट हो गए जी। रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जी, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। और 2000 अभी लेटेस्ट इनका बजट के अंदर 2020 के बजट के अंदर एक नया प्रोविजन डाल दिया, डिम टू बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये आप 4 कैटेगरी आप कह सकते हो। तो 3 कैटेगरी आपकी ये हो गई। तो ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि कब एक एसएससी पर्टिकुलर ईयर में रेजिडेंट है, कब नॉट ऑर्डिनरी, उसमें भी ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी है, और कब एनआर है सर? तो इसके लिए इनकम टैक्स में प्रोविजंस कर रखा है, सेक्शन 6 के अंदर प्रोविजन कर रखा है। ये प्रोविजन है कि रेजिडेंट किसको कहेंगे और नॉन रेजिडेंट किसको कहेंगे। तो वहां 2 तरह की कंडीशंस दे रखी है। वन इज द बेसिक कंडीशन, सेकंड इज द एडिशनल कंडीशंस, राइट। तो ए पर्सन who fulfill the basic condition as well as the additional condition, यानी दोनों कंडीशन पूरी कर ले तो बन जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एक ऐसा बंदा जो बेसिक कंडीशन तो पूरी करता है लेकिन एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं करता है तो वो बन जाता है एनओआर, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और एक ऐसा बंदा जो बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं करता है तो वो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। अब यदि आपने कहा कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट 2 पार्ट करें तो बेसिक कंडीशन इंपॉर्टेंट हो गई जी। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक वेदर बेसिक कंडीशन इज बीइंग फुलफिल्ड और नॉट। बेसिक कंडीशन पूरी हो गई तो रेजिडेंट बन जाएगा, नहीं हुई तो नॉन रेजिडेंट बन गया। यस, ये
और फिर बेसिक कंडीशन फुलफिल होने के बाद रेजिडेंट में भी वो ऑर्डिनरी है नॉट ऑर्डिनरी है, उसके लिए हम एडिशनल पर जाते हैं। यस यस तो ये क्या कंडीशंस है सर? हाँ, बेसिक कंडीशंस के अंदर दो ऑप्शंस दे रखे हैं, टू ऑप्शंस, अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। आइदर ए और बी कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड। ओके ए क्या कहता है? ही हैज बीन इन इंडिया जी फॉर एटलीस्ट 182 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ओके यानी जिस असेसमेंट ईयर की आप बात कर रहे हो उस असेसमेंट के जस्ट पहला वाला ईयर प्रीवियस ईयर कहलाता है। अब तो 2025 के अंदर जो इनकम टैक्स एक्ट आया है, ये असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर खत्म कर दिया है, जो 1 अप्रैल 26 से लागू हो जाएगा। अब टैक्स ईयर चलेगा केवल। ओके अब टैक्स ईयर, ताकि आम आदमी समझ सके। इसको सिंप्लीफाई करने की पॉइंट से गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट किया है। लेकिन आज की डेट में तो आपको प्रीवियस ईयर देखना होगा। तो आपको जिस ईयर का आपको रेजिडेंस स्टेटस निकालना है, तो उस ईयर में वो 182 डेज इंडिया में रह गया। 182 days can be a continuity और breaks। हाँ देखो, 182 डेज का मतलब ये है कि आपको इंडिया की ज्योग्राफिकल जो बाउंड्री है उसके अंदर इंडिया में रहना है। ओके नो नीड टू स्टे रेगुलरली। ओके हो सकता है एक बंदा इंडिया के अंदर आया, जी वो मान लीजिए 25 दिन अमेरिका से आया, 25 दिन बॉम्बे में रहता है, फिर वो नीदरलैंड चला जाता है, नीदरलैंड 3 महीने रहता है, फिर इंडिया में आता है, 40 दिन रहता है। तो कुल मिलाकर के इंडिया के अंदर जो टोटल स्टे पीरियड है वो 182 डेज क्रॉस कर गया, तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। एक फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? या तो ये कंडीशन पूरी करें या प्रीवियस ईयर में 60 डेज। ठीक है। प्रीवियस ईयर ही हैज बीन इन इंडिया फॉर 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज ड्यूरिंग द 4 years जस्ट प्रीसीडिंग टू द प्रीवियस ईयर। ओके यानी मेरा प्रीवियस ईयर 24-25 प्रीवियस ईयर है, तो 24-25 डेज में वो 60 दिन इंडिया में रहता हूं, जी प्लस इसके पहले के 4 साल 23-24, 22-23, 21-22 है ना, 20-21, इन 4 सालों के अंदर 365 डेज इंडिया में रहता हूं। इन टोटो देखना है, इंडियन ईयर नहीं देखना है। ओके हो सकता है बीच के पर्टिकुलर ईयर में पूरा 2 साल आए नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। इन टोटो 365 रह जाए है, तो हम कहेंगे बेसिक कंडीशन पूरी हो तो गई। बेसिक कंडीशन इधर और कोई भी एक फुलफिल हो जाए यस तो बेसिक कंडीशन फुलफिल मानी जाती है। यस, तो उस केस में वो रेजिडेंट बन जाए, रेजिडेंट बन गए। ये हो गया बेसिक ठीक कंडीशन। है। अब इस बेसिक कंडीशन कुछ एक्सेप्शन, लेकिन अभी हम कल यही बात कर रहे हैं। अब आइए एडिशनल कंडीशन। जी तो एक बंदे ने मान लीजिए बेसिक कंडीशन दोनों में से एक कंडीशन पूरी कर ली, तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। जी अब आइए एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन में 2 कंडीशन है, बट यहां पर एंड है। ए एंड बी बोथ आर सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली। ओके जबकि बेसिक कंडीशन में क्या था? आइदर ए और बी हैज टू बी सेटिस्फाइड, बट हियर बोथ द कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली। तो व्हाट आर दिस? नंबर 1 ए यही है, he has to satisfy the basic condition, yeah, he has been resident for at least 2 years out of 10 years just preceding to the previous year. ओके यानी प्रीवियस ईयर के पहले के 10 सालों में से कम 2 साल वो रेजिडेंट रहा हो, यानी बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा हो, यानी 182 डेज रहता हो, या प्रीवियस में 60 दिन और उसके पहले के 4 सालों में 365 डेज। ओके तो एडिशनल कंडीशन का पहली कंडीशन क्या है कि he has been resident in India for at least 2 years out of 10 years just preceding to the previous year. And दूसरी एक और है, he has been in India for 730 days 730 दिन in India out in 7 years just preceding to the previous year. प्रीवियस ईयर के पहले के 7 सालों में वो 730 दिन इंडिया में रहता हो। ये दोनों कंडीशन पूरी कर लेता है तो कहेंगे हम एडिशनल कंडीशन पूरी कर रहा है। तो अब आइए हम वापस 3 कैटेगरी की बात कर रहे थे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो है जो बेसिक कंडीशन भी पूरी करता है और एडिशनल भी पूरी कर लेता है, वो हो जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। दूसरा आता है एनओआर, जो बेसिक कंडीशन तो पूरी करता है लेकिन एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं करता है, तो वो एनओआर हो जाएगा। और तीसरा बंदा आता है जो बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं करता है, तो वो बन जाएगा एनआर बन जाएगा। तो ऐसा बंदा जो बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं करता नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। लेकिन उसमें 2 एक्सेप्शन और हैं, वो थोड़ा टिप्पी अंदर जाएं अपन। लेकिन आज अभी आप समझें कि 3 कैटेगरी को हम समझा पाए लोगों को, तो वो अच्छा रहेगा। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट को तभी कहा जाएगा जो बेसिक कंडीशन उसने पूरी कर ली और एडिशनल कंडीशन पूरी कर ली। यस, ये सर रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड हो जाता है, फिर उसके बाद उस एसएससी ने इनकम अर्न करी है, उसकी टैक्सेबल लायबिलिटी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड। हाँ यस, तो मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो होता है ना,
वो यदि इंडिया में रेजिडेंट हो गया तो वर्ल्ड में कहीं पर भी इनकम अर्न करेगा, इंडिया में टैक्स देना होगा। तो एक फॉरेनर भी अगर रेजिडेंट बन गया किसी साल, हाँ यस, तो मान उसको लीजिए pay करना मान लीजिए एलन बोल्डर हैं जो क्रिकेटर हैं, और मान लीजिए वो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है सीरीज खेल और वो रहा इंडिया था। में आता है हाँ। और इंडिया में 122 दिन रह गया जी, या 60 दिन रह गया और पहले के 365 दिन इंडिया में ये रह गया, आ गया। हाँ। तो वो ऑस्ट्रेलिया में जो पैसा कमा रहा है हाँ। उसका इन टैक्स इंडिया में देना पड़ जाएगा, क्योंकि रेजिडेंट बन गया वो कैसे मेक श्योर करेंगे कि वो अगर ऑस्ट्रेलिया चला गया तो कैसे उनको जो है अप्लाइबल करेंगे कि आपको तो आप रेजिडेंट बन गए हैं, टैक्स अरे दीजिए। वो तो हमें पासपोर्ट हम इशू करते हैं, इंडिया से छोड़ के जाएगा, पासपोर्ट में एंट्री होती है। तो हाँ, यहाँ एक और बात बता दूं आपको, आने का दिन और जाने का दिन, बोथ डेज विल बी ट्रीटेड इन इंडिया। ओके। जैसे मैं 1 तारीख को इंडिया में आता हूँ, 4 तारीख को इंडिया छोड़ के जाता हूँ, तो 3 दिन नहीं माने जाएंगे, 4 दिन माने जाएंगे। यानी फर्स्ट जिस दिन में आया, अराइवल इन इंडिया, अराइवल और डिपार्चर ऑफ इंडिया, बोथ डेज शैल बी डीम्ड टू बी इन इंडिया, ओके, माना जाएगा। ये एक तो बिकॉज़ टेरिटरी में आ गए आप इंडिया जब के। आ गया। लेकिन इफ देयर इज सपोज उसमें टाइम मेंशन कर दिया, पासपोर्ट के अंदर टाइम मेंशन कर दिया कि 1 तारीख को 4 बजे, ओके, देन 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे माना जाएगा। ओके, 24 इक्वल टाइम टू टू टाइम यस। कन्वर्ट होगा। हाँ, एक और बात, यदि आपका पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई और आपको इनवॉलेंटरी आपको वहां रिटेन कर लिया एयरपोर्ट के ऊपर ही, जी, तो दैट पीरियड विल नॉट बी काउंटेड। ओके, वो कंसीडरेशन में लिया हाँ, मान लीजिए जाएगा। अभी चाइना बांग्लादेश का जो हमारे इंडिगो के जो हुए हैं, नहीं, उसमें अभी हमारा अरुणाचल प्रदेश की एक महिला को उसने चाइना को रोक दिया कि अब पासपोर्ट वैलिड नहीं है। ओके, तो यदि किसी कारण से रोक दिया गया है और तो- आपको वहां रोक दिया गया है, तो वो पीरियड काउंट नहीं होगा, जी, वो आपकी वॉलेंट्री आप नहीं आए। जी, जी, तो आप बस ये ध्यान रखिए, आने का दिन और जाने का दिन इसमें इंक्लूड रहता है। यदि टाइम मेंशन है तो 24 डेज इक्वल टू 1 डे होता है। जो जिस तरह से क्रिकेटर्स वगैरह यहाँ आके हाँ। लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करते हैं, हम्म। तो उनका जो फीस का पेमेंट होगा, और अगर वो रेजिडेंट की कैटेगरी में आ गए हैं तो तो एक फिर टैक्स वो देना पड़ेगा। टैक्स के साथ होगा। और हाँ, वो आज भी बड़ा विषय तो विषय सर है ये इसमें। अब रेजिडेंशियल स्टेटस के बाद कैसे टैक्स लायबिलिटी जनरेट होगी, तो इस विषय पर फिर से आपके साथ हम विषय पर डिटेल में डिस्कशन के लिए जरूर उपस्थित होना चाहेंगे। Yes. और आज आपने रेजिडेंशियल स्टेटस को इतना इजी वे में, एक लेमन लैंग्वेज में समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।